वेलकम बैक जी। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। जी सर। शुक्रिया जी। सर तो आवाज तो आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है। बहुत कम आ रही है। अच्छा, मैं करीब कर लेता हूँ अपने। अब बेहतर आ रही है? किसी हद तक बेहतर है पहले से। बाकी सब लोग को भी प्रॉब्लम हो रहा है जी? नो सर। तो फरहाद, आप जरा अपने ईयरफोन या जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनको प्लीज़ चेक कर लें। मैंने अपना जी सर वॉल्यूम सही है। फुल किया। अच्छा, आई थिंक वी विल हैव टू लिव विद इट। फिर चलते हैं आगे, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हमारा दूसरा टॉपिक है आज तीसरे सेशन में। ये प्लीज़ आप लोग अपने म्यूट कर दें अपने माइक्स को, ताकि फरहाद प्लीज आप म्यूट कर देंगे। जी शुक्रिया। अच्छा जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा दूसरा टॉपिक है और तीसरा सेशन है, और इसका टाइटल है रिसर्च टाइप्स एंड मैपिंग। ये नॉर्मली जब रिसर्च मेथोडोलॉजी बच्चे पढ़ते हैं ना, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो ये कोई बहुत पसंदीदा टॉपिक नहीं होता। ज़रा फिलोसॉफिकली और कह लें कि रिसर्च की जो फंडामेंटल्स होते हैं ना, फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इसका कंटेंट होता है। तो मैंने कोशिश की है कि इसको प्लेन से प्लेन जुबान में आपको समझाऊं, ताकि आप लोग ना रिसर्च मेथोडोलॉजी से डरें और ना बोर हों। नॉर्मली जब आप रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स पढ़ते हैं तो इस टॉपिक पे 4-5 क्लासें लोग ले लेते हैं। मुझे उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता लोगों को साइकोलॉजिकली कंफ्यूज करने का। तो बस मैं आपको बड़ी बड़ी बात बता के कि आपको आइडिया समझ आ जाए, हम आगे प्रैक्टिकल रिसर्च की तरफ चलेंगे। लेकिन स्टिल आप देखेंगे कि उसके रेफरेंसेस में और जो मैं आपको बात बताऊंगा, आपको हिंट्स मिलेंगी कि आप डिटेल देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं। और जो इंडिविजुअली मेरे साथ फिर बाद में डिस्कस करना चाहते हैं, जो जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं फिलोसॉफिकल साइड ऑफ रिसर्च का, तो वो ज़रूर मेरे साथ डिस्कस करें। तो बेसिकली जी, जो आज के हमारा टॉपिक है, इसके हम दो चीज़ों को देखेंगे। एक रिसर्च की टाइप्स, और मैपिंग। मैपिंग क्या होता है आपको समझ आ जाएगी जब हम उसको देखेंगे। जब हम रिसर्च को क्लासिफाई करने लगते हैं, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि रिसर्च की मुख्तलिफ टाइप्स को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करना, कि ये किस किस्म की है, ये किस किस्म की है, और ये ग्रुप कौन सा बन रहा है। तो 4 बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है। पहला बेसिस है पर्पस, यानी आप क्यों कर रहे हैं वो रिसर्च। दूसरा बेसिस होता है आउटकम, कि उससे निकलेगा क्या। तीसरा बेसिस होता है लॉजिक, यानी आप क्या रास्ता इख्तियार करेंगे रिसर्च करने के लिए। और चौथा होता है प्रोसेस, यानी आप उसके अंदर जो टूल्स और मेथड्स यूज करेंगे वो कौन से होंगे। तो ये चारों चीज़ें हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पर्पस को देखते हैं। पर्पस का आप इसको इस तरह फ्रेज कर सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम जिसको आप रिसर्च कर रहे हैं, ये कितना वेल अंडरस्टूड है। अगर ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह आपको पता है या लिटरेचर को पता है, तो फिर हम उसको कहते हैं ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हो रही है। जो आपके सामने तस्वीर है, इसके राइटेस्ट एंड पे वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होता है। आप जो उसके कॉजेज, यानी ये हो क्यों रहा है प्रॉब्लम, और कॉन्सिक्वेंसेस के इससे निकलता क्या है, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस तरह की रिसर्च को हम कहते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। जो दूसरा एक्सट्रीम है, लेफ्ट साइड वाला, वो प्रॉब्लम अभी लोगों को पता ही नहीं होता है। उस वेरी इट्स वेरी अंडर रिसर्च्ड। तो उसको एक्सप्लोर करना होता है कि ये प्रॉब्लम है क्या, इसकी नेचर क्या है। उसको हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, जिसमें किसी हद तक पता होता है प्रॉब्लम और उसको डिस्क्राइब करना होता है। यानी इट इज़ रिसर्च्ड, लेकिन मुख्तलिफ तरीके से डिस्क्राइब करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मोटिवेशन। अब मोटिवेशन को आप जो है पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, पर्सनल खुशी के हिसाब से भी कर सकते हैं, पढ़ाई के एंड सो ऑन। वो 1,000 बेसिस हो सकते हैं। तो उसकी डिस्क्रिप्शन है। मोटिवेशन इटसेल्फ क्या है, वो अगर एक्सप्लोरेटरी के थ्रू आपने एक्सप्लोर कर ली, तो फिर आप डिस्क्रिप्टिव की तरफ जाते हैं। इसी तरह जो हमारा आखिरी टाइप है एक्सप्लेनेटरी, उसमें आप फिर जब जिसको आप डिस्क्राइब कर चुके होते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आपकी रिसर्च इनमें से कोई भी हो सकती है पर्पस के बेसिस पे। जो अगला बेसिस है क्लासिफिकेशन का, वो है आउटकम, यानी इससे निकलेगा क्या। तो इसको आप डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि व्हाट वुड यू गेट आउट ऑफ दिस रिसर्च, आखिर में आउटकम क्या निकलेगी। तो इसमें एक एंड पे बेसिक रिसर्च होती है और एक एंड पे अप्लाइड रिसर्च।
बेसिक रिसर्च थ्योरेटिकल रिसर्च होती है, यानी आप थ्योरी को या नॉलेज को आगे लेके जाते हैं। और अप्लाइड रिसर्च किसी प्रॉब्लम का सलूशन होती है। वो प्रॉब्लम टेंजिबल इंडस्ट्री का प्रॉब्लम भी हो सकता है कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन्होंने एक बहुत महंगी मशीन खरीदी है, लेकिन वो उतने ब्लिस्टर्स 1 मिनट में नहीं निकाल रही जितने उसको निकालने चाहिए, तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो उसके अंदर फिर वेरिएबल्स देख के कि क्या इसको ब्लिस्टर्स की रॉ सही फीड हो रही है, क्या इसको सॉल्ट सही फीड हो रहे हैं, उनका कम्बिनेशन ठीक बन रहा है, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर वगैरह जो हमने सेट करने हैं वो ठीक हैं, माइक्रो इलेक्ट्रिक्स ठीक हैं। तो उनमें जहाँ जहाँ गड़बड़ होती है उसको ठीक करते हैं, तो वो अप्लाइड रिसर्च है। बेसिक रिसर्च इस नेचर की होती है कि आप दवाई पे ही रिसर्च करें कि ये दवाई एक्चुअली क्या इस प्रॉब्लम को ठीक करेगी कि नहीं करेगी। तो आप फिर बहुत सारे चूहे और बंदर और इस तरह खरगोश वगैरह ख़रीद के लाते हैं, उनको इंजेक्ट करते हैं या वो दवाई खिलाते हैं, उन पे 6-8 महीने रिसर्च देखते हैं, फिर कोई आउटकम निकलती है, फिर आप एफडीए अप्रूवल प्रोसेस करते हैं वगैरह वगैरह, तो कई साल बाद वो फिर एक अप्रूव्ड दवाई बन जाती है। तो बेसिक के केस में आप थ्योरी को आगे लेके जा रहे होते हैं, नॉलेज को, और अप्लाइड के केस में आप एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब आप, आई होप यू अंडरस्टैंड के इन चीज़ों में बहुत सारी डिटेल होती है। तो जो लोग इस डिटेल में जाना चाहते हैं उनके लिए नीचे मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, रीडिंग्स दी हुई हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन आपको फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोर्स आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है लॉजिक। लॉजिक में बेसिक सवाल ये होता है कि क्या आप डेटा इकट्ठा करेंगे और उससे थ्योरी बनाएंगे, या थ्योरी पता है आपको, उस थ्योरी को कंफर्म या रिजेक्ट करना है डेटा इकट्ठा करके। तो इसमें एक एक्सट्रीम पे डिडक्टिव रिसर्च होती है, यानी आपको थ्योरी पता है, लीडरशिप थ्योरी एक थ्योरी है जिसमें लीडरशिप की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एक टाइप होती है ए टाइप ऑफ लीडरशिप, एक होती है बी टाइप और एक होती है सी टाइप। तो आप डेटा इकट्ठा करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा लीडरशिप स्टाइल चलता है। इसको कहते हैं डिडक्टिव रिसर्च, यानी आप एक जनरल चीज़ से, एक थ्योरी से जो सबको पता थी, उससे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफिकली रिसर्च कर रहे हैं। इसको डिडक्टिव रिसर्च कहते हैं, या इसको उर्दू में इस्तिनताजी रिसर्च, या जो लोग आप में से गामदी साहब को पढ़ते हैं वो ये सुनते हैं, वो ये वर्ड सुनते रहते होंगे, इस्तिनताजी रिसर्च इस चीज़ को कहते हैं। और दूसरे एंड पे आप डेटा इकट्ठा करते हैं, बेसिक डेटा, और उसके अंदर पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, और आखिर में थ्योरी डेवलप करते हैं। तो इसमें आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रहे हैं, यानी आपके पास थ्योरी नहीं है, आप डेटा को देख के कोई थ्योरी बना रहे हैं, और उस थ्योरी को फिर आप पब्लिश करते हैं। इसको इंडक्टिव रिसर्च कहते हैं, या उर्दू में इस्तिकराई रिसर्च कहते हैं। इस्तिकरा, इंडक्शन, इस्तिनताज, डिडक्शन। तो ये दो टाइप्स ऑफ रिसर्च होती हैं। एक में थ्योरी मौजूद होती है, आप डेटा इकट्ठा करते हैं उसको प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए अपने कॉन्टेक्स्ट में। एक तरफ थ्योरी मौजूद नहीं होती, आप डेटा से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन। एग्जाम्पल मैंने आपको डिडक्टिव में बताई कि लीडरशिप स्टाइल्स। इंडक्टिव में ये हो सकता है कि आप किसी दरिया पे जाएं और देखें कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, और इसमें एक ख़ास किस्म की मछली खाली होती है। गिलगित में गए आप, उसकी गिलगित की भी नॉर्दर्न वैलीज में गए तो आपको पता चला वहाँ पे खाली ट्राउट मिलती है। तो फिर आप रिलेशनशिप समझने की कोशिश करते हैं कि ट्राउट क्यों सरवाइव कर रही है, उसकी मेटाबॉलिज्म देखते हैं, उसकी जेनेटिक्स देखते हैं वगैरह वगैरह। तो वहाँ से आप फिर एक थ्योरी बनाते हैं कि बहुत ठंडे पानियों में इस तरह की मछलियाँ पैदा होती हैं और सरवाइव करती हैं। ये इंडक्शन है, थ्योरी मौजूद नहीं थी, आपने डेटा इकट्ठा किया और एक थ्योरी पेश कर दी। अगला है प्रोसेस। प्रोसेस में सवाल ये होता है कि इज योर डेटा न्यूमेरिकली मेजरेबल। आप जो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या उसको नंबरों में मेजर किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो उसको हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं, और अगर नहीं किया जा सकता तो उसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। क्वांटिटेटिव क्वांटिटी से, क्वालिटेटिव क्वालिटी से। तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है कि आप देखना चाहते हैं कि केस के कितने परसेंट एप्लीकेंट्स कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, कितने परसेंट मैनेजमेंट साइंसेज में जाना चाहते हैं।
तो आप बड़ा इजीली नंबर्स को असेस करके बता सकते हैं कि इतने परसेंट जाना चाहते हैं और इतने परसेंट उसमें जाना चाहते हैं। ये क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। लेकिन अगर आप क्वालिटेटिव करना चाहते हैं तो फिर आपका सवाल कुछ ऐसा होगा कि जो केस में बच्चे आते हैं वो कितने सेटिस्फाइड होते हैं केस की पढ़ाने के तरीके से, कोर्स के कंटेंट से, वगैरह वगैरह। तो उसमें फिर आपको लोगों से पूछना पड़ता है, उनके ओपिनियन लेने पड़ते हैं, मे बी इंडिविजुअली उनके इंटरव्यूज करने पड़े। तो इस तरह की रिसर्च को हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। आप क्वांटिटेटिव को में भी क्वालिटेटिव एंगल ला सकते हैं, क्वालिटेटिव में भी क्वांटिटेटिव एंगल ला सकते हैं। जैसे बच्चों से पूछने के बजाय आप सिर्फ एक वन लाइनर सवाल पूछ लें, यस नो, कि आप खुश हैं कि नहीं। अगर वो कहता है यस तो नंबर आ गया आपके पास, कि 25 ने यस कहा, 22 ने नो कहा, तो आपके पास ये भी क्वांटिटेटिव हो गया। लेकिन आपको फिर डिटेल में बात समझ नहीं आती कि वो किस बेसिस पे खुश या ना खुश हैं। तो आप प्रैक्टिकली फिर कुछ नहीं कर सकते उसका, वो खाली एक नंबर आ जाएगा आपके पास। तो जो क्वालिटेटिव नेचर की रिसर्च होती है उसको ज़बरदस्ती क्वांटिटेटिव नहीं बनाना चाहिए। इस तरह और भी बहुत सारी टाइप्स ऑफ रिसर्च होती हैं, जैसे बहुत सारी आपके सामने लिखी हुई हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी होती हैं। जैसे केस स्टडी हम आगे भी देखेंगे। केस स्टडी का मतलब होता है किसी एक चीज़ को, एक इंडस्ट्री को, एक इंडिविजुअल को, एक मोहल्ले को, एक ख़ानदान को, एक दफ्तर को लेके उसकी डीपली स्टडी करें किसी टॉपिक पे, इसको केस स्टडी कहते हैं। इसी तरह क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ होती हैं जो स्नैपशॉट्स होते हैं, कि इसमें एक ही दिन, एक ही वक्त सिचुएशन देख रहे होते हैं कि क्या है। जैसे मैं आज अभी आप सबकी क्रॉस सेक्शनल स्टडी करूं कि आप कितने अटेंटिव हैं, एक स्नैप क्विज लेके, तो एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी होगी। टाइम सीरीज स्टडी ये होती है कि जिसमें एक टाइम पे नहीं होता, बल्कि आज की, हफ्ते बाद की, महीने बाद की, वगैरह वगैरह, यानी टाइम सीरीज में ये स्टडी हो रही है। इसी तरह पैनल कोहोर्ट स्टडीज होती हैं जिसमें आप लॉजिकल ग्रुप्स बनाते हैं कि ये पैनल या ये कोहोर्ट जो है ये उन बच्चों का है जो इस्लामाबाद के नॉर्दर्न सेक्टर्स से आते हैं, ये उन बच्चों का है जो इस्लामाबाद के वेस्टर्न सेक्टर्स से आते हैं, एंड सो ऑन। तो ये कोहोर्ट्स बन जाएंगे। कोरिलेशनल रिसर्च जो होता है कि जब आप चीज़ों का आपस में रिलेट करने की कोशिश करते हैं। एथनोग्राफिक जो है कल्चरल रिसर्च होती है, एक पर्टिकुलर कल्चरल सेटिंग में जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, इस तरह बहुत सारी रिसर्चेज और होती हैं। तो जो लोग डिटेल में देखना चाहते हैं, नीचे एक लिंक दिया हुआ है, और ये मेरा ख्याल है कि हमारे ग्रुप पे भी मौजूद है ये वाली फाइल। अच्छा जी, तो ये पहला पार्ट था जो हमने पढ़ लिया। अब दूसरा पार्ट है मैपिंग रिसर्च मेथड्स। अब रिसर्च मेथड्स को मैप करने का कहने का मतलब ये है कि जब आप रिसर्च करने लगते हैं तो आपको 5 चीज़ें होती हैं वो चूज़ करनी पड़ती हैं, और ये इंटरलॉकिंग है। इंटरलॉकिंग का मतलब है कि पहली चूज़ कर ली तो फिर दूसरी की चॉइसेस लिमिटेड लिमिटेड हो जाती हैं। जब दूसरी में से भी चॉइस ले ली तो तीसरी और लिमिटेड हो जाती है। इस तरह करते करते आखिर में बहुत कम ऑप्शंस रह जाती हैं आपके पास। तो आप पहला जो आपका फैसला होता है वो डिक्टेट करता है कि आप एंड तक रिसर्च कैसे करेंगे। इनमें जो चीज़ें आपने डिसाइड करनी होती हैं, पहली चीज़ है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी डिसाइड आप कर लेते हैं तो फिर आपको एपिस्टेमोलॉजी डिसाइड करनी पड़ती है। हमने देखना है ये सब क्या है, आगे तो परेशान नहीं होना आपने। एपिस्टेमोलॉजी डिसाइड कर लेते हैं, फिर मेथड्स डिसाइड करने होते हैं, फिर टेक्निक्स, और आखिर में डेटा कैसे एनालाइज करेंगे। तो ये जो ऑन्टोलॉजी होती है बेसिकली, ये सवाल का जवाब होता है कि चीज़ें होती क्या हैं, व्हाट थिंग्स आर, नेचर ऑफ बीइंग क्या चीज़ है। देखते हैं हम इसको डिटेल में। एपिस्टेमोलॉजी इस सवाल का जवाब होता है कि हाउ वी नो थिंग्स, नॉलेज कैसे हासिल की जाती है, नॉलेज चीज़ क्या है। फिर मेथडोलॉजी होता है कि किस प्रोसेस से आप समझेंगे। टेक्निक्स में मुख्तलिफ टूल्स होते हैं। और डेटा एनालिसिस में अगेन फिर एक आपके पास डेटा आ गया, एक्सेल की शीट भर गई, अब आप रीजनिंग कैसे करेंगे कि ये उसके को रिलेट हो रहा है, ये इससे रिग्रेशन करें तो ये रास्ता निकलता है। तो इसको हम प्रोसेस ऑफ रीजनिंग कहते हैं। अब इनको एक एक करके देखते हैं ये क्या चीज़ है। जो ओंटोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी है, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कि ये मेरा रिसर्च पैराडाइम है। रिसर्च पैराडाइम, आपसे कोई सवाल पूछे कि आपका रिसर्च पैराडाइम क्या है, तो आप बताते हैं मेरी ओंटोलॉजी ये है और एपिस्टेमोलॉजी ये है। आप डेटा गैदरिंग कैसे करेंगे, आप अपनी मेथोडोलॉजी बताते हैं और टेक्निक्स बताते हैं, और ऑब्वियसली एनालिसिस जो है वो एनालिसिस होता है। अब देखते हैं ओंटोलॉजी क्या चीज़ है क्विकली। व्हाट थिंग्स आर, चीज़ें हैं क्या, होती क्या है। नेचर ऑफ बीइंग, कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो इस चीज़ का क्या मतलब होता है। तो इसमें दो एक्सट्रीम्स हैं। एक तरफ हम कहते हैं मेरी ओंटोलॉजी सब्जेक्टिव है, दूसरी तरफ कहते हैं ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि
मैं समझता हूँ कि चीज़ें एक्चुअली हैं। मुझे समझ आए ना आए, आपको समझ आए ना आए, चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पत्थर है, आप मैं हमें समझ ना भी आए वो पत्थर है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। अब आपको लग रही है नहीं लग रही, गर्मी बढ़ रही है, 35 डिग्री से 40 डिग्री हो रहा है, थर्मोमीटर के ऊपर 40 से 45 हो रहा है। तो इन चीज़ों को कहते हैं ऑब्जेक्टिव। इसको सोशल साइंसेज में हम रियलिज्म का वर्ड भी यूज़ करते हैं कि हम रियलिज्म वाली रिसर्च कर रहे हैं। सब्जेक्टिव ऑन द अदर हैंड, वो दे आर यूनिक टू इंडिविजुअल्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लीडरशिप की बात की थी ना, तो अब कोई बंदा कहेगा कि मुझे जनरल फलाने जैसा लीडरशिप चाहिए, जो लीडरशिप इसको कहते हैं, जो कहे कि रूल नाफिज होगा। दूसरा कहेगा नहीं यार, मुझे जो है महात्मा गांधी जैसा लीडर चाहिए, जो कहे कि अगर एक तरफ से थप्पड़ पड़ता है तो दूसरा मुंह आगे कर दो, ताकि इंसानियत को हम देखें, और फिर जो लीडरशिप वो फॉलो करता है उसको हम लीडरशिप कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशंस जो होती हैं, ये इंडिपेंडेंट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी आप जो कहेंगे वो लीडरशिप है। इट इज सब्जेक्टिव टू योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये दो टाइप ऑफ रिसर्च होती है, एक को ऑब्जेक्टिव कहते हैं, एक को सब्जेक्टिव कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि आपकी ओंटोलॉजी क्या है, तो आप या कह सकते हैं सब्जेक्टिव है मेरी ओंटोलॉजी। इसका मतलब है मैं जो रिसर्च करूंगा उसमें लोगों के ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप कहते हैं मेरी ऑब्जेक्टिव ओंटोलॉजी है, यानी कि मैं हार्ड डेटा इकट्ठा करूंगा, उससे बातें समझ आएंगी, लोगों के ओपिनियन नहीं लूंगा। इसी तरह अगला सवाल है एपिस्टेमोलॉजी। अब देखें ये बड़े मुश्किल मुश्किल वर्ड्स हैं ना, लेकिन आप इजीली समझ लें, इजीली कोई आपको डिस्क्राइब कर दे तो समझ आ जाती है, इसमें ज़्यादा साइंस में जाने की ज़रूरत नहीं होती। एपिस्टेमोलॉजी क्या चीज़ है? हाउ वी नो थिंग्स। इंसान इल्म हासिल कैसे करता है, नॉलेज हासिल कैसे करता है। और हम दूसरा इस सवाल, इसका सब सवाल ये हो सकता है कि हाउ डू वी गो फ्रॉम ओपिनियन टू रियल नॉलेज। यानी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमने पिछले सेशन में बात की थी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैंने देखा एक पुलिस वाला मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। अब मैं कह रहा हूँ पुलिस वाले बदतमीज होते हैं क्योंकि मेरे साथ एक महीने में 2 बार बदतमीजी हो गई है। लेकिन क्या ये रियल नॉलेज है? नहीं, इसके लिए हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। इस्लामाबाद में लाखों पुलिस वाले हैं, तो सिर्फ दो के बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि पुलिस बदतमीज होती है। तो आप कैसे फिर मेयर ओपिनियन से नॉलेज की तरफ जाएंगे? ये एपिस्टेमोलॉजी से डिसाइड होता है। इसमें दो एक्सट्रीम है, इसमें भी एक तरफ रैशनलिज्म है, एक तरफ एम्पेरिसिज्म है। एम्पेरिसिज्म कहता है कि नॉलेज इज गेन्ड थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। यानी जो मेरे नाक, मेरा मुंह, मेरी ज़ुबान, मेरा टच, मेरे कान जो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसकी बेसिस पे नॉलेज हासिल होती है। रैशनलिज्म कहता है कि नहीं, नॉलेज जो है रीजनिंग से हासिल होती है। यानी मुझे लॉजिकली डिफेंड करना पड़ता है किसी चीज़ को, और मैं डिफेंड कर लूँ तो वो नॉलेज होती है। यानी ये दो मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो आपसे कोई पूछे कि आपकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है, और आप कहें कि भाई जो चीज़ एक्सपीरियंस से नज़र आएगी, यानी मैं लोगों से पूछूंगा बताओ तुम हफ्ते में कितनी दफ़ा हाइकिंग के लिए जाते हो, अगर वो कहेगा 6 दफ़ा, तो बस 6 दफ़ा है। इसमें लॉजिक वॉजिक की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ रैशनलिज्म है कि उस बंदे के साथ डिस्कस करूंगा, मैं उससे पूछूंगा अच्छा आप क्यों समझते हैं कि आपके सबॉर्डिनेट्स को सो एंड सो बिहेवियर्स एग्जिबिट करने चाहिए। तो वो एक डायलॉग होगा, एक डिस्कशन होगी, एक रीजनिंग होगा, जिसकी बेसिस पे वो आपको जवाब देगा और आप अपने रिसर्च का जवाब निकालेंगे। तो आपसे कोई पूछे कि एपिस्टेमोलॉजी आपकी क्या है, तो आप कह सकते हैं रैशनलिज्म है, क्योंकि मैं लोगों के इंटरव्यूज़ करूंगा, इन डेप्थ समझने की कोशिश करूंगा। या आप कहेंगे एम्पेरिसिज्म है, मैं डेटा इकट्ठा करूंगा, लोगों से सवाल पूछूंगा, वो जवाब देंगे और मैं उन नंबर्स को एनालाइज करूंगा। अगली चीज़ है मेथडोलॉजी। प्रोसेस क्या है जानने का, तो ये बड़ा रिलेटिवली सिंपल है। एक तरफ वही क्वालिटेटिव है और एक तरफ क्वांटिटेटिव है, जिसको आपने पढ़ लिया था। क्वालिटेटिव का मतलब होता है नो नंबर्स, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है नंबर्स। और इसके बीच में केस स्टडी जो मैंने आपको बताया था, वो होता है कि आप पूरी पॉपुलेशन के बजाय एक दो ग्रुप्स का, इंडिविजुअल्स का, ऑर्गेनाइजेशंस का, फैमिलीज का, किसी का भी इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। नंबर छोटा होता है, हजारों सैकड़ों नहीं होते, एक दो तीन, बहुत छोटा नंबर होता है। तो मेथडोलॉजी कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे मेरी क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, या मैं केस स्टडी फॉलो कर रहा हूँ। फिर टेक्निक्स में अगेन एक तरफ देखें तो जो आपके राइट साइड की एक्सट्रीम है, तो यहाँ पे प्योर नंबर्स की बात हो रही है। एआई, बिग डेटा, एक्सपेरिमेंट किया, निकला कि 3.3 सेंटीमीटर है, तो ये मेरा डेटा है। सर्वे किया, लोगों से पूछा बताएं आप कितने परसेंट सेटिस्फाइड हैं, आप लिकर्ट स्केल पे किस तरह रैंक करते हैं अपने इस टीचर को, उस टीचर को, इस किताब को, इस क्लासरूम को, तो ये नंबर्स का डेटा है।
दूसरी तरफ देखें लेफ्ट वाली साइड पे, तो वहाँ पे आर्काइव्स हैं। आर्काइव्स का मतलब कि लाइब्रेरी में जाके आप पुरानी तस्वीरें और इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, लोगों के कायद आज़म की तकरीर सुन का ऑडियो कैसेट निकाल के सुन रहे हैं। फिजिकल आर्टिफैक्ट्स हैं, आप किसी पुरानी बिल्डिंग को देख रहे हैं, उसके वॉशरूम को देख रहे हैं, उसके बेडरूम्स और किचन को देख रहे हैं, तो आपको समझ आती है कि वो कैसे रहते थे। ओरल हिस्ट्री, पुराने लोगों से पूछते हैं, हदीस की रिसर्च करते हुए 50 लोगों से जाके मिलते हैं, उससे पूछते हैं आपने किससे सुना, उसने किससे सुना, वगैरह वगैरह, तो आखिर तक समझने की कोशिश करते हैं कि हदीस सही है कि नहीं। एथनोग्राफी का मतलब होता है कि आप एथनिक बेसिस पे लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, इस इलाके में कौन लोग रहते थे, उनके क्या रिवाज थे, कल्चर थे। तो ये जो लेफ्ट साइड वाली चीज़ें हैं ये नंबर्स में समझ नहीं आ सकती, जो राइट वाली चीज़ें ये नंबर्स में समझ आ सकती हैं। तो आपके जब आपने मेथोडोलॉजी में फैसला कर लिया कि क्वांटिटेटिव है, तो जाहिर है फिर आप राइट साइड वाले तरीके इस्तेमाल करेंगे। क्वालिटेटिव है तो आप लेफ्ट साइड वाले। ये मैंने कुछ लिखे हुए हैं, जाहिर है दोनों में और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टूल्स ऑफ नोइंग है। और आखिर में डेटा एनालिसिस, ये भी यानी आप रीजनिंग के लिए क्या प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, ये वही दोनों प्रोसेस हैं, एक इंडक्टिव और एक डिडक्टिव। पीछे हम इस सेंस में बात कर रहे थे कि हमारी रिसर्च की लॉजिक क्या है। यहाँ पे हम प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, जिसको अगेन वो गांधी साहब इस्तिंबात कहते हैं, यानी आप जो है हाउ डू यू अराइव एट योर कंक्लूजन। डेटा को एनालिसिस करते हुए आप किस प्रोसेस से गुजर के कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, इस्तिंबात कैसे करते हैं। तो उसमें आप फिर डेटा को करके थ्योरी तक जा सकते हैं, और ऑलरेडी जो बनी हुई थ्योरी है उसको इस्तेमाल करके तो डेटा को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये 5 इंटरलॉकिंग चॉइसेस आपने करनी होती हैं। मैंने आज इसको इसलिए क्विकली आप लोगों को इससे गुजारा है कि आप वी गेट आउट ऑफ इट, और हमारे पास ज़्यादा बोरिंग थ्योरेटिकल चीज़ें आगे कोर्स में ना हो। तो ये वाहिद एक टॉपिक था जो थ्योरेटिकल था और ज़रा फिलोसॉफिकल नेचर था का था। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुद पढ़ता हूँ, बहुत डिटेल में कई कई दिन पढ़ता रहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं रखा। आप में से जो पढ़ना चाहते हैं उनको हर पेज पे रेफरेंस दिया हुआ है मैंने। मुझसे डायरेक्टली डिस्कस करना चाहते हैं आप मेरे साथ डायरेक्टली व्हाट्सएप पे या ईमेल, जिस भी तरह भी आपको कन्वीनियंट है आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आपको इस कोर्स के लिए और अपने प्रोजेक्ट के लिए जो मैंने आपको बता दिया वो काफ़ी है। तो आप देखें कि डिडक्टिव में फिर आपके पास जो प्रोसेसेस होते हैं वो लिखे हुए हैं। ये तकरीबन सारे की सारी वो चीज़ें हैं जो आपको स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में, जैसे मिनिट ऐप में, जैसे आर में, जैसे स्टाटा में, जैसे और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं उनमें आपको मिल जाता है। और इंडक्टिव में जो आपके पास इस्तेमाल के तरीके लिखे हुए हैं, प्रोसेस ऑफ रीजनिंग लिखा हुआ है, उसमें ये चीज़ें वहाँ से डिफाइन हो रही हैं जो कि हम पीछे जो जो हमने टेक्निक्स में मुख्तलिफ चीज़ें देखी थी। जैसे इसको मैं एक एक करके आपको बताऊं तो थीमेटिक एनालिसिस का मतलब होता है कि डेटा में थीम्स ढूंढना। कि मैंने 15 लोगों का इंटरव्यू किया, HEC जो गए थे अपनी डिग्री से टेस्ट करवाने, तो मुझे एक थीम नज़र आई कि सब के सब कह रहे थे कि बहुत सुबह जल्दी जाना पड़ता है और लाइन में लगना पड़ता है। ये इसको कहते हैं थीमेटिक एनालिसिस। फिर टेम्पलेट एनालिसिस, के आप कोई फिक्स टेम्पलेट बना लेते हैं, उस पर लोगों से सवाल पूछते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं। फिर ग्राउंडेड थ्योरी, डिस्कोर्स एनालिसिस, डिस्कोर्स ज़ाहिर है बात एक बंदा दूसरे से बात कर रहा है, दूसरा तीसरे से, या मुख्तलिफ रिसाले लिखे गए 1800s के एंड पे, 1900s में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने डिस्कशन की अपने स्टूडेंट्स से, अल्लामा इकबाल ने उसको एनालाइज किया, तो इसको कहते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस। अल्लामा इकबाल ने फलाने लेक्चर 3 जगह पे दिए, इलाहाबाद में भी दिए और इस जगह पे भी दिए, उस जगह पे दिए, वो एक डिस्कोर्स था, उनसे सवाल हुए, लोग उन्होंने जवाब दिए, उस बेसिस पे अल्लामा इकबाल की फलानी किताब पब्लिश हुई। फिर हर्मेनेटिक्स जो है ये मज़हब के टेक्स्ट्स को जिन जो जिस मज़हब वाले जिस पैगंबर को मानते हैं उसकी ज़िंदगी को, फिर जिस मज़हबों की किताबें होती हैं उनकी स्टडीज़, उनको आपस में कोरिलेट करना, इस चीज़ को हर्मेनेटिक्स कहते हैं। तो आपके पास मुख्तलिफ इस्तेमाल के तरीके होते हैं। तो दैट इज़ इट जी, ये आज का हमारा टॉपिक था। आप लोगों के कोई सवाल हैं तो मुझे बताएं। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी प्लीज़। सफदर बात कर रहा हूँ सर। सर आपने ये जितने भी मेथड बताए हैं रिसर्च के, तो इनका लाइक मतलब किसी भी जर्नल में या रिसर्च पेपर में वेटेज में या ऑथेंटिसिटी में या आउटकम में मतलब कुछ डिफरेंस आता है, या आप जो भी फॉलो करेंगे तो मतलब आपको वेटेज से ही मिलेगा? अच्छा, होता क्या है कि ज़्यादातर रिसर्च ना जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स करते हैं
कंप्यूटर साइंस वाले तो तकरीबन 100% क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे। अ, जो मैनेजमेंट वाले हैं वो तकरीबन 97% क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत कम लोग करते हैं, और जो करते हैं वो और सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं। वो सोशल साइंसेज के मेनली सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं। तो बेसिकली ये दो अलग रास्ते हैं। इसमें वेटेज का सवाल इसलिए नहीं पैदा होता कि आप पहले ही फैसला कर लेते हैं आप किस तरफ जा रहे हैं ना, और उसके जर्नल ही अलग होते हैं। आपने अगर एक साइड पे चले गए तो आपकी ऑडियंस ही कुछ और होगी, वहाँ पे दूसरी साइड आएगी ही नहीं। तो वेटेज तो तब आती है ना जब दोनों ऑप्शंस मौजूद हों, दोनों में से कोई एक करनी हो, फिर वेटेज दी जाती है। यहाँ पे ऐसे होता है कि आप पहले दिन फैसला कर लेते हैं कि मैंने कौन सी करनी है, और आप उसी तरफ निकल जाते हैं। मीन सर, हम मतलब अगर क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव जो भी करते हैं, इट्स अप टू यानी अस, यानी कि हमने ही खुद ही डिसाइड करना है और फिर उसको लेके आपसे भी चलना है, मतलब पहले उसमें आप ज़रूरी नहीं है कि जी। हाँ, आपसे भी पहले आपका टॉपिक डिसाइड करेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल जी मैंने आपको बताया ना कि हर्मेन्यूटिक्स करनी है, रिलीजन की रिसर्च करनी है, उसमें क्वांटिटेटिव की कोई तुक ही नहीं बनती ना, हो ही नहीं सकती वो। उस पे कर जी वो डिस्कोर्स एनालिसिस करना पड़ेगा। इसी तरह आप अल्लामा इकबाल के बारे में कोई रिसर्च करते हो, उसमें क्वांटिटेटिव हो ही नहीं सकती। लेकिन अब आप देखने लगे हैं इस्लामाबाद में कितने लोग जो नौकरी करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर में कितने हैं, फलाने में कितने हैं, फलाने में कितने हैं। अब वहाँ क्वालिटेटिव की कोई बात ही नहीं है, आपने जाना ही उधर है। तो आपका टॉपिक बेसिकली मेनली डिक्टेट करता है कि आप किधर जाएंगे। जी सर, थैंक यू। अरे क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है, इस टॉपिक से कोई रिलेटेड मसला नहीं, नहीं कोई है। मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आप पूछें। सर मैं स्टूडेंट हूँ एमएस मैथमेटिक्स का, तो मेरा अभी थर्ड सेमेस्टर और हमने थीसिस भी सिलेक्ट कर ली है जो 6 क्रेडिट का 2 सेमेस्टर भी उस पर स्पैन है। तो इस कोर्स में आपने भी कहा कि आपने इसका भी एक रिसर्च पेपर लिखना है। अब दोनों थीसिस हम पैरेलल कैसे करेंगे, बर्डन बहुत हो जाएगा हम पर। अच्छा देखिए, ये इस सब्जेक्ट में ना ऐसा नहीं है कि आपने कोई पेपर लिखना है या कुछ। क्या बोला आपने, थीसिस लिखना है। थीसिस आपको 4 असाइनमेंट्स मिलेंगी इस सब्जेक्ट में ना। हर सब्जेक्ट में आपको जी असाइनमेंट मिलती है ना। तो इसमें बिल्कुल आपको 4 असाइनमेंट्स मिलेंगी। वो ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगी और आपका पेपर बन जाएगा। तो आपको कोई थीसिस वाली और पेपर वाली एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। ये सब्जेक्ट ही रिसर्च मेथोडोलॉजी है ना। तो मैं सही है। आपकी असाइनमेंट्स आपको सिखाएंगी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी कैसे करते हैं बस। तो आप ये समझिए कि अगर आपने अपनी नॉर्मल थीसिस पे पहले ये सब्जेक्ट पढ़े बगैर आपके 6 महीने लगने हैं ना, तो ये पढ़ के आप जी वो जी। काम 2 महीने में कर लेंगे। तो मतलब मेरा जो टॉपिक है वो स्पेसिफिक उसका ताल्लुक है न्यूरल नेटवर्क से। जी जी। तो ये कोर्स उसमें भी हेल्पफुल हेल्पफुल होगा। हाँ बिल्कुल, कोई भी रिसर्च मेथोडोलॉजी है ना, ये तो एक काम करने का तरीका सीखते हैं आप। अब आगे काम क्या है वो आपने फैसला करना है, हर एक में हेल्पफुल होगा। ठीक, थैंक यू। जी, किसी और का कोई सवाल है जी? नहीं, ठीक है जी। तो फिर आप लोग का कोई सवाल नहीं है तो हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। और ये जो वीडियोस हैं ये आपको थोड़ी देर में अवेलेबल होंगी। आपको अगर बाद में कोई सवाल याद आता है तो आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं मुझे, मैसेज भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। उस्मान, आप कुछ कहना चाहते हैं? राजा उस्मान इकबाल, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ठीक है जी। थैंक यू एवरीबॉडी जी, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।